हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सामयिकी को कवर कर रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स को। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे 21 दिसंबर 2024 में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ राज्य समाचारों को, कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों को, कुछ रक्षा समाचारों को, कुछ खेल समाचारों को, कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तक और लेखक समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार। ठीक है, यानी कि राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जो कि हमें यहां समझना बहुत जरूरी है इससे पहले के आगे। तो हमारा जो ये असमीकरण है ये कुछ इस प्रकार है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए बढ़ते हैं। पहला राज्य समाचार हमारे सामने है। एनटीपीसी बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा, सीएमडी गुरदीप सिंह ने कहा। एनटीपीसी ने बिहार में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। यह कदम एनटीपीसी की अपनी ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविध बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है। परियोजना का उद्देश्य एनटीपीसी की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व को भी उजागर किया। परियोजना से एनटीपीसी और बिहार राज्य दोनों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद। तो देखिए, एनटीपीसी जो है, जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भारत भर में कई सारे परमाणु ऊर्जा परियोजना और थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करता है। तो अभी एनटीपीसी ने बिहार में भी एक परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने का अनावरण किया है। अब देखिए, यहां पे जो मुख्य चीज है वो ये है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, तो असल में हम मुख्य तौर पे परंपरागत तरीके से जीवाश्म ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमें जीवाश्म है हम उनको एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, पहली चीज जो जीवाश्म है वो एक सीमित संख्या में हमारे पास है। दूसरा, कई बार जो पर्यावरण है वो भी इससे प्रदूषित होता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि हम जीवाश्म ऊर्जा से परे गैर जीवाश्म ऊर्जा की तरफ चले जाए। ठीक है, तो जो बिहार राज्य है जिसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, तो घरेलू और व्यापारिक रूप दोनों ही तरीके से, यानी आप कह सकते हैं घरेलू और वाणिज्यिक रूप दोनों ही तरीके से जो ऊर्जा की मांग है वो बिहार में बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को तो बिहार के पास पहले से ही बढ़ावा मिला हुआ है, लेकिन अब गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना का अनावरण किया गया है एनटीपीसी की तरफ से। इसकी घोषणा किसने की? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में। 1350 मिलियन डॉलर का भारत एडीबी ऋण समझौता अंतिम रूप दिया गया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $350 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण पे हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण सशक्त बहु मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम इस्माइल कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम का हिस्सा है। सहयोग का उद्देश्य व्यापक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह पहल
का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाना, लागतों को कम करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो यदि हम बात करें इस खबर की, तो देखिए भारत का एक प्रयास रहा है कि क्यों ना हम जो हमारा व्यापारिक क्षेत्र है उसे मजबूत कर दें, जिसमें खासकर हम बात करते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज की, और इंडस्ट्रीज में हम जानते हैं कई सारे उत्पादकों को उन्नत किया जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारत ने एक स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जो कि एक दूसरा उप कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, और अब इसके दूसरे उप कार्यक्रम के लिए एक एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाना है और सशक्त बहु मॉडल बनाना है, जिसके लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ मिलकर $350 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ताकि ये जो हमारी आवश्यकता है इसको पूर्ण किया जा सके। अब हम बात करें कि $350 मिलियन का जो ऋण हमें मिलेगा, जो ये दाम हमें मिलेंगे, इसको हम खर्च कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, यानी जो सामान को इधर से उधर ले जाने वाला क्षेत्र है, उसको इस हिसाब से बनाया जाएगा कि सामान को लाने ले जाने की जो लागत है वो कम हो जाए, जिससे कि सामान को उत्पन्न करने के दौरान जो लागत आती है उसमें कमी है, ताकि जो आखिर में कीमत होती है सामान की वो बाकियों के मुकाबले कम हो जाए, जिसकी वजह से जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भारत को एक उच्च दाव मिलता है। वहीं पे सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा हमें देने के लिए हमने इस योजना पे हस्ताक्षर किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक टाइम्स इंटरनेट ने प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड कार्ड भारत में उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों HNIS के लिए लक्षित किया है। कार्ड विशेष लाभ, विलासिता सेवाएं और एक अनूठी डिजाइन को जोड़ता है। वीजा द्वारा संचालित यह कार्ड पेशेवरों और धनी व्यक्तियों की परिष्कृत जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। तो यदि हम बात करें इस चीज की, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स ब्लैक ने, या टाइम्स इंटरनेट भी कहते हैं हम उसे, टाइम्स इंटरनेट ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइम्स ब्लैक। ये क्रेडिट कार्ड जो है ये मुख्य तौर पे पेशेवरों और धनी व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि कई सारे विशेष लाभ, विलासिता सेवाएं और एक अनूठी डिजाइन को जोड़ना है, ताकि जो उनकी परिष्कृत जीवन शैली है उसको ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सुविधाएं जो है उन्हें प्रदान की जा सके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने मनप्पुरम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक पर गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम के गैर अनुपालन के लिए इंडसइंड बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया। इंडसइंड बैंक पे 27.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि मनप्पुरम फाइनेंस को 20 लाख रुपए का जुर्माना झेलना पड़ा। दोनों कंपनियों की 31 मार्च 2023 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद कानूनी निरीक्षणों के तहत जुर्माने लगाए गए। निरीक्षणों में आरबीआई के नियामक निर्देशों के अनुपालन में उल्लंघन का पता चला। देखिए आरबीआई जो है वो भारत में न सिर्फ बैंक को विनियमित करता है, बल्कि जो कई सारी फाइनेंस कंपनियां हैं उन्हें भी विनियमित करता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो 31 मार्च 2023 की वित्तीय स्थिति थी इंडसइंड बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस की, उनकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में यह पाया गया कि दोनों ही कंपनी ने जो नियम थे उनका पालन नहीं किया, और नियम के गैर अनुपालन यहां पे हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आरबीआई ने नियामक निर्देशों के अनुसार 27.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इंडसइंड बैंक पे और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया मनप्पुरम फाइनेंस पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर और कैनरा बैंक ने रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी करी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज ने छत पर सोलर इंटरलोकेशन के लिए किफायती वित्तीय विकल्प प्रदान करने के लिए कैनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग सरकार की पीएम सूर्य घर योजना का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में छत पर
सौर प्रणाली अपनाने की गति को तेज करना है। यह आवासीय ग्राहकों को कम लागत पर स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्राप्त करने में मदद करेगा और भारत के नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे। तो देखिए, भारतीय सरकार की एक नीति है कि क्यों ना हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक रूप से करने लग जाए। इसी के तहत भारत सरकार ये भी चाहती है कि जो हमारा व्यक्तिगत रूप से हम ऊर्जा का आप कह सकते हैं उपयोग करते हैं, जैसे कि घरों में या फिर दुकानों में, इन सब जगहों पे, तो उसके लिए हम क्यों ना सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दें। और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम लोग रूफटॉप सोलर पैनल लगाना शुरू कर दें। यानी छतों पे आपने देखा होगा लोग सोलर पैनल लगा के रखते हैं। तो इसके लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज और कैनरा बैंक, इन दोनों ने एक साझेदारी करी है, जिसके तहत ये वित्तीय विकल्प प्रदान करेंगे उन लोगों को जो कि रूफटॉप सोलर लगाने के लिए तैयार है, ताकि जो आवासीय ग्राहकों हैं उनको कम लागत पर एक स्वच्छ ऊर्जा समाधान मिल सके और साथ ही साथ जो भारत का लक्ष्य है ऊर्जा में नवीनीकरण करने का, उसमें भी योगदान दिया जा सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सीसीआई ने अल्ट्राटेक सीमेंट के 3,954 करोड़ रुपए के इंडिया सीमेंट स्टील को मंजूरी दी। अल्ट्राटेक सीमेंट को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में से भारत सीमेंट्स लिमिटेड के 3,954 करोड़ रुपए के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है। यह अधिग्रहण अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा दक्षिणी सीमेंट बाजार, विशेष रूप से तमिलनाडु में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम। इस सौदे में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, अधिग्रहण और एक खुली पेशकश शामिल है। यह अल्ट्राटेक सीमेंट की विकास रणनीति के साथ मेल खाता है ताकि अपनी स्थापित क्षमता को बढ़ाया जा सके और सीमेंट उद्योग में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सके। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 चीजें हमें समझनी है: अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत सीमेंट्स लिमिटेड और भारतीय प्रतिस्पर्धा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और भारत सीमेंट लिमिटेड, ये दोनों ही सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाली मुख्य कंपनियां हैं। अब क्या हुआ कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने भारत सीमेंट्स लिमिटेड में 3,954 करोड़ रुपए की एक अधिग्रहण पेश की, लेकिन इस अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिलनी चाहिए। क्यों? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो ये देखता है कि किसी भी अधिग्रहण या साझेदारी की वजह से जो भारतीय बाजार है उसमें एक तरफा कार्य ना होने लग जाए, ताकि जो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा है वो बनी रहे, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं उनको जो लाभ है वो मिलते रहे। तो ऐसे में जब अल्ट्राटेक सीमेंट ने भारत सीमेंट में अधिग्रहण करने की पेशकश की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसकी समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात इस अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। अब हम बात करें कि इस अधिग्रहण की वजह क्या है। तो देखिए, जो आपका भारतीय सीमेंट्स लिमिटेड है वो दक्षिण भारत में एक जाना माना नाम है, खासकर तमिलनाडु। तो अल्ट्राटेक सीमेंट क्या चाहता है कि क्यों ना हम भारत सीमेंट्स लिमिटेड में ही अधिग्रहण करके सीधा तौर पे दक्षिण सीमेंट बाजार को साध लें, ताकि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से वहां पे एक नई पहचान बनाने की जरूरत ना पड़े, जिसमें कि लागत भी ज्यादा आती है, कार्य भी ज्यादा करना पड़ता है और एक सुनिश्चित भविष्य नहीं है कि क्या पता आपकी कोशिशें कामयाब हो या ना। तो इसीलिए एक विकास रणनीति के तहत भारत सीमेंट्स लिमिटेड में अल्ट्राटेक सीमेंट ने 3,954 करोड़ रुपए के अधिग्रहण कर लिया है, जिसको कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी मंजूरी दे दी। अब हम बात करें रक्षा समाचारों के बारे में। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, एमओडी ने K9 ब्रज गनों के लिए L&T के साथ अनुबंध किया। रक्षा मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2024 को लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड के साथ 7,628.70 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। 155 मिमी बाय 52 कैलिबर K9 वज्र टीवी स्वचालित ट्रैक आर्टिलरी गनों की खरीद का अनुबंध शामिल है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। समझौते पे हस्ताक्षर रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में भी किए गए। यह भारत की रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशी निर्माण क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। तो देखिए, भारत ने एक आप कह सकते आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया था इस उद्देश्य से कि जो भारत की कई सारी आवश्यकता हैं उसे हम भारतीय तौर पे ही पूरा करें,
जिसमें रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना भी शामिल है। तो भारत सरकार ने अभी LNT यानी कि लर्सन एंड टर्बो के साथ एक अनुबंध किया है, जिसमें कि K9 WT स्वचालित ट्रैक्टेड आर्टिलरी गन जो है वो भारतीय सेना को प्रदान की जाएंगी, जिससे कि ना सिर्फ भारत की रक्षा आधुनिकीकरण होगा, बल्कि क्योंकि ये स्वदेश निर्मित है, इसलिए स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं खेल समाचार के बारे में। ऋषा घोष ने महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में रिकॉर्ड तोड़ 50वां जड़ा। भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक बनाया। उसने यह कारनामा वेस्ट इंडीज महिला टीम के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20I में DY पाटिल स्टेडियम में किया। ऋचा ने पहली ही गेंद से अपनी पावर हिटिंग कौशल का प्रदर्शन किया, केवल 18 गेंदों में अपना दूसरा T20I अर्धशतक पूरा किया। उसने सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड कप्तान और पोएबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया ओपनर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब हम बात करते हैं आगे। दिल्ली 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीदें हैं। यह आयोजन 2028 लॉस एंजलिस पैरा ओलंपिक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफायर के रूप में भी कार्य करेगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। विश्व बास्केटबॉल दिवस 2024 तिथि, महत्व और इतिहास। विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल 21 दिसंबर को बास्केटबॉल के विकास और महत्व को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। खेल एथलेटिक्सिज्म, आनंद, साथीपन और शांति जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। उत्सव बास्केटबॉल की भूमिका को सहयोग, शारीरिक गतिविधि और परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देने में उजागर करता है। बास्केटबॉल का आविष्कार 21 दिसंबर 1891 को डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, एक कनाडाई शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा किया गया था। नाइस्मिथ का लक्ष्य एक ऐसा खेल बनाना था जो कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान उनके छात्रों को शारीरिक रूप से सक्रिय रख सके। आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024। दुनिया 21 दिसंबर 2024 को पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाएगी। यह वार्षिक उत्सव 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद स्थापित किया गया था। यह दिन ध्यान के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक लाभों पर जोर देता है। कार्यक्रम का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान की सार्वभौमिक दृष्टि को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को ध्यान को एक उपकरण के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सामूहिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके। अब हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स न्यूज के बारे में। एक पुस्तक जिसका शीर्षक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर दीपा मलिक द्वारा। हैपर कॉलिंस इंडिया ने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के आगामी प्रकाशन की घोषणा की। संस्मरण भारत की प्रसिद्ध पैरा एथलीट डॉक्टर दीपा मलिक द्वारा लिखा गया है। उस आत्मकथा का वादा है कि वह पाठकों को उसके असाधारण जीवन का बिना किसी फिल्टर के दृश्य प्रदान करेगी। यह उसकी सफलता की निरंतर खोज और चुनौतियों को पार करने के लिए उसकी अडिग दृढ़ता को उजागर करता है। वहीं पे हम बात करें शिखर सम्मेलन और सम्मेलनों के बारे में। 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM। भारत ने 20 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअली आयोजित 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM में भाग लिया। जयदीप मजूमदार विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिम्स्टेक द्वारा मार्च 2023 में हुई अंतिम SOM के बाद की गई प्रगति की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई और विभिन्न दस्तावेजों और नए सहयोग तंत्रों को अंतिम रूप दिया गया। आगामी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। तो इसी के साथ हमने
इस सामयिकी को समाप्त कर लिया है। अब मिलेंगे आपसे दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।